अभी हाल ही में बिहार का चुनाव हुआ है और रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले आए हैं। तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार वोटर क्या है और इसको कैसे समझें, इसको कैसे जानें, क्योंकि राजनीति में जीत उसी की है जिसने वोटर की साइकोलॉजी को समझ लिया। तो मैं आज आपसे छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। वोटर कैसे वोट करता है और अगर कैसे जिसको वोट करता है उसको क्यों वोट करता है, ये दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वोटर कैसे वोट करता है, इसका जो राज है वो कहीं और छुपा है। वो छुपा है वोटर की साइकोलॉजी पर, और साइकोलॉजी हमारी गवर्न करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर। वोटर के अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो लंबे समय तक फीड रहता है, उसी के आधार पर वोटर अपना वोट करता है। तो 4 मेजर फैक्टर मैंने अपनी स्टडी में पाया है, मैंने जो एनालाइज किया है। हो सकता है आप उससे सहमत हो सकता ना हो, बट आई वांट टू शेयर दोज 4 फैक्टर्स। अगर आप इस पर गौर करें तो ये 4 मेजर फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर कोई भी वोटर वोट करता है, और जिसमें सबसे पहला फैक्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी व्यक्ति जब किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है, उसके बारे में सोचता है, उसके लीडर्स को देखता है, सुनता है, उसकी पॉलिसीज़ को देखता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी पार्टी को समर्थन करता है या उसके साथ रहता है, और जब वो वोट डालने जाता है तो डेफिनेटली उस पार्टी को वोट देता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये लंबा समय लेती है, ये टाइम लेता है। मैं आपको एक छोटा सा नरेशन बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव हैं, बड़े क्लोज रिलेटिव हैं, उनकी उम्र 72-73 ईयर्स की है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, दिन भर फेसबुक पर लिखते रहते हैं। और एक दिन हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो बात ये आई कि लोग अच्छे लोगों को वोट नहीं देते हैं, लोग बहुत सारे प्री सपोजिशंस और पहले के पूर्वाभास से ग्रसित होकर के वोट देते हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई एक बहुत अच्छा वोटर आपको वोटर बहुत अच्छा कैंडिडेट हो, और लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से हो, तो क्या आप उसको वोट दोगे? सोचने लगे। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि अगर श्री असदुद्दीन ओवैसी हैं, अगर उनको बीजेपी से टिकट दे दिया जाए और वो चुनाव लड़ रहे हों फर्रुखाबाद से, तो क्या आप वोट दोगे? उनका आंसर था तुरंत यस, मैं वोट दूंगा बीजेपी को। इसका मतलब क्या हुआ कि वो राजनीतिक पार्टी है, वो उनके अवचेतन मन में बैठी हुई है। और अगर आप इसको डेटाज में देखेंगे, अभी हाल ही में बिहार चुनाव हुए हैं, 2005 से लेकर 2025 में अगर आप मेजर जो 3 पार्टी हैं, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, अगर इनको टोटल वोट मिले हैं, इस पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि मोर और लेस जो 2005 में वोट मिले थे, उतने ही वोट आज भी 2025 में इन पार्टियों को मिले हैं। यानी कि पार्टी के बेसिस पर जो वोट पड़ता है वो मेजर फैक्टर होता है। 2005 में जनता दल को जो वोट मिले थे वो 20.46 थे, जनता दल यूनाइटेड को, और 2025 में जो अभी मिले हैं 19.25 मिले हैं। यानी मोर और लेस 1% का इधर उधर फ्लोटिंग हुआ है। आरजेडी को 23.45% 2005 में मिले थे, और इस बार इनको 22.76 मिले हैं, मोर और लेस 23%। सिमिलरली इनको आरजेडी को 2020 में भी 23.11% वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा एक्सेप्शन है, 2005 में इनको 15.65% वोट मिले थे, इस बार बीजेपी को 20.08% वोट मिले हैं। दैट मीन्स, लेकिन फिर भी अगर आप इसको 2020 से कंपेयर करेंगे तो 2020 में इनको 19.46% वोट मिला था। दैट मीन्स कि राजनीतिक पार्टी से एसोसिएशन, उसके लीडर्स क्या, उसकी विचारधारा का जो व्यक्ति के मन में, अवचेतन मन में एक लंबे समय तक बैठा रहता है, व्यक्ति उसके बेसिस पर वोट करता है। तो पार्टियों को चाहिए कि वो अपनी विचारधारा पर स्टिक रहें, उसको स्प्रेड करें। जो भी पार्टी वोटर के अवचेतन मन तक, उसके दिल दिमाग में बैठना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो उनको वोट करें। इसका एक और पर्पज़ होता है कि आप, जैसे आरजेडी पार्टी है, इस बार उसने हाईएस्ट वोट गेनर रही है, लेकिन सीट्स बहुत कम है। दैट मीन्स कि उसका स्प्रेड जो है आरजेडी का, वो यूनिफॉर्म पूरे स्टेट में नहीं है। तो अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपको वोट शेयर ज़्यादा है लेकिन सीट्स नहीं मिल रही है, इसका मतलब आपके वोट कहीं पर्टिकुलर जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो पहला फैक्टर है राजनीतिक फैक्टर, राजनीतिक पार्टी, जिसके बेसिस पर कोई भी व्यक्ति वोट करता है, वोटर वोट करता है। अगर आपने कोई नई पार्टी बनाई है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू वेट फॉर दैट, यू विल हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी, यू विल हैव टू वर्क एट द ग्रास रूट लेवल, और धीरे धीरे समय लगेगा। इसी कारण से जो मैं समझ पा रहा हूँ, जन स्वराज पार्टी जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, उनके मुद्दे अच्छे थे, उनके मुद्दे अपीलिंग थे, टचिंग थे, सेंसिटाइज करने वाले थे, उनकी सभाओं में भीड़ आ रही थी, लेकिन पार्टी
अभी 1 साल पुरानी थी, लोग उससे अभी नहीं जुड़ पाए, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठ पाई, अभी समय लगेगा। जो दूसरा फैक्टर है वो व्यक्ति विशेष है। बहुत सारी जगहों पर आप देखते हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते हैं, उनका अपना एक ऑरा है। बिहार में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति विशेष कैंडिडेट हैं, वो किसी भी पार्टी से लड़ते हैं लेकिन वो चुनाव जीतते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो अपने क्षेत्र में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लोगों की इतनी हेल्प करते हैं, परमानेंट खड़े रहते हैं, उनका मैन टू मैन कनेक्शन बहुत अच्छा है। इसीलिए क्या है कि वो उन लोगों के अवचेतन मन में बैठे हैं। जितना ज़्यादा आप एसोसिएटेड रहेंगे जनता से, जितना ज़्यादा वोटर के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स में खड़े रहेंगे, उनको उनके लिए काम करेंगे, आप उनके मन में बैठ जाएंगे और डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छा आप वोट गेन करेंगे। तो दूसरा है व्यक्ति विशेष। अब इसमें एक चीज़ और आती है व्यक्ति विशेष में कि आप व्यक्ति विशेष में एक चीज़ और आती है, हो सकता है आप सेलिब्रिटी हो। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वोटर्स का, वो दो चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स हमारा एक स्पेशल स्पेस लेता है सबकॉन्शियस माइंड में, और दूसरा है हमारे जो आजकल हर आदमी पॉलिटिक्स की बात करता है, राजनीतिक रूप से मतलब एक्टिव है। दूसरा है कि फिल्म फिल्मी पर्सनैलिटीज़ का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप देखते हैं जब फिल्मी पर्सनैलिटीज़ कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं तो 70-80% वो लोग जीतते हैं। हाल ही में बिहार चुनाव में फिल्मी पर्सनैलिटी है या कोई सेलिब्रिटी है या किसी विशेष फील्ड से है। हाल ही चुनाव में मैथिली ठाकुर चुनाव जीती हैं, लेकिन वो खाली अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे नहीं जीती हैं। उनके साथ एक डेडली कॉम्बिनेशन बना उनकी पार्टी और उनकी अपनी छवि, और मिला करके लोगों ने उनको वोट दिया। अगर वो किसी और पार्टी से होती तो हो सकता नहीं जीत पाती, या वहाँ पर उस कंस्टिट्यूएंसी में कोई और होता, मैथिली ठाकुर की जगह जीत सकता था, क्योंकि वहाँ पार्टी का बेस बहुत अच्छा है, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए वो चुनाव जीती है। तीसरा है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि वोटर को जब इमीडिएटली कुछ मिलता है तो डेफिनेटली उसका मन बदलता है, उसके अवचेतन मन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें पॉपअप होती हैं, सेंसिटाइज होती हैं, और वो वोट करने जाता है तो वोट करता है। बिहार चुनाव में 10,000 रुपये देना प्रत्येक महिला को स्वरोजगार के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है, और सफलता में उसने योगदान अपना दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, परंतु वो लोगों को अपील नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो नौकरी मिलना था वो सरकार बनती, उसके बाद पॉलिसी बनती, उसके बाद हो सकता 2 महीने 4 महीने लगते, और तब लोग एग्जाम देते या क्या करते और वो बनते। लेकिन यहाँ पर क्या था, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन था। 10,000 रुपये चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हर महिला के खाते में पहुँच गए। उसको ये आश्वस्त हो गए, उसका सबकॉन्शियस माइंड पॉपअप हो गया कि हाँ, आने वाले समय में हमें स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है वो क्या है कि उससे वोटर एक्टिवेट होता है। हालांकि बहुत मामलों में ये गलत है, ये सोचना चाहिए एज ए इस देश का नागरिक होने के नाते, एज ए सेंसिटिव पर्सन होने के नाते। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे कि ये किस तरह सही नहीं है समाज के लिए, फाइनेंशियल प्रूडेंस के लिए ये सही नहीं है, स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स सही हैं या नहीं, ये एक अलग टॉपिक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कोई भी पार्टी या कोई भी सिस्टम, अगर कभी कोई आंदोलन होता है या अकस्मात कोई ऐसा पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में या पूरे उस रीजन में कोई इस तरह का आंदोलन होता है, कोई इस तरह के कैटास्ट्रॉफिक चीज़ें होती हैं, कोई इस तरह के महामारी फैलती है, इस तरह का कोई मेजर चेंज होता है, जहाँ ज्योग्राफिकल चेंज होता है, जहाँ पर सोशल चेंजेस होते हैं, जहाँ पर कोई बड़ी बड़ी आपदाएं होती हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर भी इस तरह के चेंजेस होते हैं, वोटर अपना वोट उस आधार पर देता है। दिल्ली में एक आंदोलन हुआ, जैसे अन्ना आंदोलन 2010 में हुआ, उसके बाद एक पार्टी का सृजन हुआ, वो पार्टी थी आप पार्टी, और आप पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़के ही अपने आप को स्थापित किया और वो जीती। उसका रीजन ये था कि उस समय अन्ना आंदोलन ने एक अलग रूप लिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चला था, पूरे देश में उसकी मुहिम चली थी, और उसके आधार पर एक पार्टी बनी और लोग लड़े और लोग जीते थे। तो 2-4 फैक्टर हैं, ये बेसिक फैक्टर हैं। राजनीतिक पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति विशेष दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन तीसरा पॉइंट है, और जो चौथा पॉइंट है, अगर कोई आंदोलन होता है तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें कि इन चारों फैक्टर्स में से वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अगर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये थोड़ी सी इंसाइट आपको अच्छी लगेगी। आने वाले समय में हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें
और वोटर माइंडसेट से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने इस द फोर्थ पिलर चैनल पर शेयर करता रहूँगा। जुड़े रहिए, आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमें एनकरेज करेंगे। प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन दिस कंट्री। थैंक यू। दोस्तों, अब जबकि रिजल्ट बिहार के आ चुके हैं और डेफिनेटली एनडीए की सरकार बन चुकी है, कुछ ही दिन में मुख्यमंत्री की अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन सारी डिस्कशन के बाद जो 4 मेजर फैक्टर जो कि एनडीए की जीत में मेन फैक्टर रहे हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। सारे एनालिसिस, सारे न्यूज़पेपर, सारे मीडिया चैनल्स करने के बाद जो 4 मेजर फैक्टर हैं जिन पर कि एनडीए की जीत, जो 4 पिलर हैं उस पर एनडीए की जीत रही है, उसके 4 पिलर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिसमें पहला पिलर रहा है चुनाव से पहले जो स्वरोजगार के लिए महिलाओं को 10,000 रुपये की एक सहायता एनडीए गवर्नमेंट ने दी है, वो एक मील का पत्थर साबित हुई है। इससे ना ही महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हुई हैं, बल्कि वो भावनात्मक रूप से भी पार्टी से कनेक्ट हुई है। ये बहुत बड़ा एक स्टेप था गवर्नमेंट का। आचार संहिता पहले से लागू होने से पहले ही 10,000 रुपये की प्रत्येक महिला को सहायता देना। इससे क्या हुआ है कि ये प्रत्यक्ष लाभ योजना थी। इससे सीधा सीधा महिलाओं के अकाउंट्स में 10,000 रुपये पहुँचे और उनको एक आशा हुई कि अगर वो कोई अच्छा स्वरोजगार करना चाहते हैं तो आने वाले समय में 2 लाख रुपए तक की सहायता गवर्नमेंट देगी। ये बात अलग है कि ये फिस्कल प्रूडेंस, यानी कि जब हम लोग एक वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं, अगर उसके कसौटी पर इस योजना को कसा जाएगा, दैट इज़ ए डिफरेंट एस्पेक्ट। बट ये पहला रीजन रहा है। दूसरा सामाजिक गठबंधन रहा है। सामाजिक गठबंधन यानी कि अति पिछड़े, अति महादलित, गैर जाति समूहों को एनडीए द्वारा जोड़ना। और इससे क्या हुआ कि जो राजद का MY समीकरण था, यादव मुस्लिम समीकरण, उसमें डेंट पड़ा है। और डेफिनेटली ये सेकंड रीजन रहा है, सेकंड फैक्टर रहा है एनडीए की जीत का। और जो सब तीसरा जो मोस्ट क्रूशियल जो मैं समझता हूँ वो ये रहा है कि भाजपा और जदयू के बीच में सीटों का बंटवारा, इक्वल सीट बंटवारा होने से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है और वोट फ्लोटिंग का खतरा होता है वो ख़त्म हो गया। दोनों पार्टियों ने एकजुटता दिखाते हुए चुनाव लड़ा, बिखराव की संभावनाएं कम हो गई। ये देखना पड़ेगा आने वाले गठबंधन, जो भी गठबंधन है आने वाली राजनीति में उनको, कि वो सीटों का बंटवारा करते समय किस तरीके से एक डिसिप्लिन मेंटेन करें। और जो चौथी बात है वो है नीतीश कुमार का व्यक्तिगत प्रभाव, जो आज भी बिहार में कायम है। बहुत सारे मेरे जो मीडिया के दोस्त हैं उन्होंने जब बात की जा करके ग्राउंड लेवल पर और लोगों से बात की कि भाई नीतीश कुमार की हेल्थ गिर रही है, क्या किसी दूसरे को बना दिया जाए, दे फाउंड इट रूड कि नीतीश बाबू ने इतना अच्छा काम किया है, थोड़ी अगर हेल्थ इधर 19-20 हो गई है तो हम उनको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। उनकी जो प्रशासनिक क्षमताएं हैं नीतीश कुमार की आज भी वो कायम हैं। उनने जो कानून व्यवस्था पर काम किया है और 2005 से 2015 के बीच में जो उन्होंने बुनियादी ढांचे पर काम किया वो लोगों के दिलो दिमाग पर हैं। साथ ही साथ एनडीए ने जंगल राज के जो कॉन्सेप्ट को बार बार प्रोपोगेट किया, बार बार जंगल राज लोगों को याद दिलाया, उससे भी लोगों के मन में एक तरीके का भय आया, जिसने एज ए पॉजिटिव काम किया एनडीए के लिए और एंटीथीसिस का काम किया। और डेफिनेटली लोगों ने फिर से नीतीश कुमार की एक इमेज बिल्टअप की और नीतीश कुमार को जिताया। तो ये 4 मेजर फैक्टर रहे। पहला, महिलाओं को 10,000 देना, सामाजिक गठबंधन, तीसरा जदयू और बीजेपी के बीच में समान सीटों का बंटवारा और चौथा नीतीश कुमार का व्यक्तिगत प्रभाव। दोस्तों, ये सारे फैक्टर सही हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि जो चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले जो 10,000 रुपये का वादा किया गया और सीधे सीधे महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, जो वेलफेयर स्कीम्स की बात की गई, वो 3% ऑफ द टोटल बिहार जीडीपी है। क्या ऐसा तो नहीं बिहार आने वाले समय में वेलफेयर ट्रैप में फंसता जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली बिहार का जो बेसिक बुनियादी ढांचे का विकास है वो अपने आप में दुरूह होगा।